सोचिए, एक ऐसा समंदर जिसके अंदर सदियों से न जाने कितने ही राज दफन हैं। ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। नहीं, ये तो एक जिंदा, सांस लेती हुई पहेली है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये आज भी बढ़ रहा है, फैलता जा रहा है। इसकी गहराइयों में जहां एक तरफ पुराने चमत्कारों की कहानियां हैं, तो वहीं आज की बड़ी बड़ी त्रासदियों की गवाही भी मिलती है। तो चलिए, आज इसी रहस्यमयी समंदर में एक गोता लगाते हैं। हम इसकी सतह से शुरू करेंगे और फिर परत दर परत नीचे उतरते हुए इसकी सबसे गहरी भूवैज्ञानिक सच्चाइयों तक पहुंचेंगे। हमारी इस खोज की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है कि आखिर इस समंदर का नाम ही इतना अजीब क्यों है। पर उस सवाल पर आने से पहले जरा इसके आकार को समझते हैं कि ये आखिर कितना बड़ा है। देखिए, लाल सागर की लंबाई है करीबन 2250 किलोमीटर। अब ये कितना होता है? तो ऐसे समझिए कि दिल्ली से कन्याकुमारी की जो दूरी है ना, ये लगभग लगभग उतना ही लंबा है। और गहराई, अरे गहराई तो और भी कमाल है। कुछ जगहों पर ये 2200 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। मतलब आप सोचिए, बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, वैसी 3 बिल्डिंग एक के ऊपर एक रख दें, तब भी वो इसमें पूरी डूब जाएंगी। तो इसे लाल सागर क्यों कहते हैं? इसके पीछे 2 मजबूत थ्योरीज हैं। पहली वजह है एक खास तरह का छोटा सा शैवाल जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। जब ये बहुत बड़ी तादाद में मरता है तो पानी की ऊपरी सतह का रंग गहरा लाल भूरा हो जाता है। और दूसरी थियोरी, वो इतिहास से जुड़ी है। पुरानी सेमेटिक भाषाओं में दक्षिण दिशा को दिखाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल होता था। और यह सागर अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में ही तो है। मतलब एक नाम और 2 दिलचस्प कहानियां। अच्छा, अब सतह से थोड़ा नीचे उतरते हैं और लाल सागर से जुड़ी सबसे मशहूर, सबसे चौंकाने वाली कहानी की पड़ताल करते हैं, द ग्रेट एक्सोडस। बाइबल और कुरान दोनों में इस घटना का जिक्र मिलता है। कहानी यह है कि हजरत मूसा लाखों इजरायलियों को मिस्र के फिरौन की गुलामी से निकालकर ले जा रहे थे। उनके पीछे फिरौन की बहुत बड़ी फौज थी और सामने लाल सागर। तभी मूसा ने अपनी छड़ी उठाई और समंदर 2 हिस्सों में बंट गया। बीच में एक सूखा रास्ता बन गया। इजरायली सुरक्षित उस पार चले गए, लेकिन जैसे ही फिरौन की सेना ने पीछा किया, पानी वापस मिल गया और पूरी सेना उसी में डूब गई। अब देखिए, अगर ये बात सिर्फ धार्मिक किताबों में होती तो शायद इसे एक कहानी ही माना जाता। लेकिन 1978 में रिसर्चर्स को समंदर की तलहटी में सोने की परत वाले पुराने रथों के पहिए मिले और उनका डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा पुराने मिस्र में हुआ करता था। बस इसी एक खोज ने एक पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी। क्या समंदर की गहराइयों में आज भी फिरौन की हारी हुई सेना के सबूत दबे हुए हैं? तो सवाल ये उठता है कि क्या साइंस, विज्ञान इस चमत्कार को समझा सकता है? एक थ्योरी है। इसे कहते हैं विंड सेट डाउन इफेक्ट। अब ये क्या है? इसके हिसाब से अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार की हवा लगातार कई घंटों तक एक ही दिशा में चलती रहे, तो वो पानी को सचमुच पीछे धकेल सकती है। इतनी ताकत से कि कुछ समय के लिए समुद्र की जमीन बाहर निकल आए। चलिए, अब और गहराई में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां खूबसूरती और मौत दोनों साथ साथ रहते हैं। ये जगह है दहाब ब्लू होल। मिस्र के तट के पास ये पानी के नीचे बना एक बहुत बड़ा गड्ढा है, एक सिंक होल। ऊपर से देखें तो ये नीले रंग का एक बेहद खूबसूरत और शांत धब्बा सा लगता है, लेकिन इसकी गहराई में मौत का फंदा छिपा है। तभी तो इसे गोताखोरों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जानते हैं इसकी गहराई कितनी है? करीब करीब 130 मीटर। ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के सबसे माहिर गोताखोर भी जाने से कतराते हैं। और उनके डर की वजह बिल्कुल साफ है। अब तक यहां 200 से ज्यादा गोताखोर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आखिर इन मौतों की वजह क्या है? साइंस के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण है नाइट्रोजन नार्कोसिस। होता यह है कि बहुत ज्यादा गहराई में पानी का दबाव खून में नाइट्रोजन घोल देता है। ये नाइट्रोजन सीधा दिमाग पर असर करती है, बिल्कुल नशे की तरह। इससे गोताखोर को सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। वो कंफ्यूज हो जाता है और ऐसी जानलेवा गलतियां कर बैठता है कि फिर कभी ऊपर नहीं आ पाता। अब हम समंदर की बिल्कुल तलहटी में पहुंच गए हैं, जहां डूबे हुए जहाज पानी के नीचे एक खामोश म्यूजियम की तरह खड़े हैं और वक्त को जैसे कैद कर लिया है। यहां 2 जहाज़ों की कहानी बहुत खास है। पहला है SS थिसलगॉम, जो 1941 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान जर्मन बमों का शिकार हुआ।
आज भी उसके अंदर ट्रक, मोटरसाइकिलें और हथियार वैसे के वैसे पड़े हैं, बिल्कुल एक घोस्ट म्यूजियम की तरह। और दूसरा है सेलेम एक्सप्रेस। ये 1991 में एक चट्टान से टकराकर डूब गया था। इस पर हज से लौट रहे 470 से ज्यादा लोग सवार थे। ये जहाज अब एक आधिकारिक सामूहिक कब्र है। जो गोताखोर थिसलगॉम के अंदर गए हैं उनका कहना है कि ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों, एक ऐसी दुनिया जहां वक्त 1941 में ही ठहर गया है। और अब सबसे गहरे राज की बात, एक ऐसा सच जो समंदर की तलहटी के भी नीचे हमारी धरती की बनावट में छिपा है। ये है लाल सागर की असली किस्मत। वैज्ञानिकों के हिसाब से लाल सागर हर साल लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा हो रहा है। सुनने में ये शायद बहुत कम लगे, लेकिन जियोलॉजिकल स्केल पर पृथ्वी के लिए इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी आंखों के सामने एक नए महासागर को जन्म लेते देख रहे हैं। अफ्रीका और अरब की टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं, और उनके बीच की जो खाली जगह बन रही है उसे लाल सागर भर रहा है। लाखों साल बाद ये आज के अटलांटिक महासागर जितना बड़ा हो सकता है। ये जियोलॉजिकल प्रोसेस सिर्फ समंदर को बड़ा ही नहीं कर रहा, बल्कि एक बहुत ही अनोखा इकोसिस्टम भी बना रहा है। यहाँ का पानी दुनिया के बाकी समंदरों से कई ज्यादा खारा और गर्म है, और शायद इसी मुश्किल माहौल ने यहाँ की 10% से ज्यादा प्रजातियों को इतना खास बना दिया है कि वो दुनिया में और कहीं मिलती ही नहीं। और सबसे बड़ी पहेली तो यहाँ के कोरल रीव्स हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद जिंदा हैं और फल फूल रहे हैं। तो इन सब वैज्ञानिक तथ्यों को जानने के बाद चलिए एक बार फिर एक्सोडस की कहानी पर लौटते हैं। क्या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा ने पानी को पीछे धकेल दिया था? कंप्यूटर सिमुलेशन तो यही बताते हैं कि हाँ, ऐसा होने पर करीब 4 घंटे के लिए एक रास्ता खुल सकता था। तो क्या ये कुदरती संयोग था या फिर कुछ और उन रथों के पहियों का राज? वो तो आज भी अनसुलझा है। लाल सागर ये सिर्फ पानी नहीं है, ये इतिहास, विज्ञान और भविष्य का एक संगम है। और जैसे जैसे ये नया महासागर जन्म ले रहा है, ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि ये अपने अंदर से अगला कौन सा रहस्य उजागर करेगा।